नमस्ते, आप देख रहे हैं द बतकही। मैं हूं अनुज तिवारी आपके साथ। द बतकही के एपिसोड बैठकी में आज मेरे साथ खास शख्सियत मौजूद है, दिलप्रीत सिंह डीपी। सिखी मेरी पहचान एक संस्था चलाते हैं आप, और आप भारतीय जनता पार्टी की मौके पर राजनीति कर रहे हैं। पिछले 15 सालों का आपका राजनीतिक अनुभव रहा है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर, राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है और अब तक का सफर कैसा रहा आपका? देखिए, करीब जैसे कि आपने बताया करीब 15-16 साल राजनीतिक जीवन। शुरुआती दौर कह सकते हैं कि सभी जो भी राजनीति में आज की डेट में है तो कहीं ना कहीं उनको प्रेरणा मिलती है अपने छात्र जीवन से। जी, हमें भी ऐसा अनुभव मिला। छात्र जीवन में बहुत सारी चीजों में आने का मौका मिला, बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा की। और छात्र जीवन में एक अलग जोश होता है और उस जोश में हम लोग जो है दुनिया बदल देने का एक ख्वाब होता है। तो उस ख्वाब से एक जीवन शैली शुरू हुई और धीरे धीरे करते 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 हम लोग आज यहाँ पर हैं। 2 चुनाव हो गए विधानसभा के, बहुत सारे पदों पे रहे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। तो एक ऐसा जीवन जिसमें सेवा भाव सबसे पहले जो हम लोग शुरुआती दौर में जो हम लोगों ने सीखा वो सेवा था, और सेवा भाव से आज तक लोग यहाँ तक राजनीति करते हुए। राजनीति की शुरुआत उन्नाव से होती है। ऐसे इनपुट्स हैं कि आपने राजनीति की शुरुआत जो है वो उन्नाव से आपने की। देखिए, वो भी एक दौर था जब बात होती थी चुनाव लड़ने की। तो चुनाव लड़ने में जब किसी पार्टी का साथ होता है तो उससे जो है आपके जो वोटर्स हैं थोड़े से वो बढ़ जाते हैं। और एक ऐसा दौर चल रहा था, एक नया लड़का 22-23 साल 24 साल का लड़का वो ख्वाब देखता है कि मुझे चुनाव लड़ना है। जी। जैसे जैसे वो 25-26 में जाता है तो विधानसभा ढूंढना शुरू करता है कि मैं किस विधानसभा से चुनाव लड़ सकता हूँ। और हर विधानसभा देखो तो उसमें लगता है कि बड़ा नेता कोई पहले से बैठा हुआ है या उनके आगे बच्चे बैठे हैं। तो आपको अपना स्थान तलाशने में थोड़ा सा समय लगा। मेरी कर्म भूमि है उन्नाव, मेरा काम धाम वहाँ शुरू से रहा, खेती बाड़ी वहाँ रही उन्नाव। मेरा बचपन का कुछ समय वहाँ बीता। तो उन्नाव जब देखा गया कि वहाँ की लीडरशिप में कुछ नेता हैं और एक दो विधानसभा ऐसी हैं जो कभी भी कांग्रेस पार्टी में, तब मैं था तो कांग्रेस पार्टी ने कभी भी वो एरिया नहीं जीता था। तो मैंने सोचा कि ऐसा दाव लगाया है कि पार्टी को भी कोई टिकट देने में परेशानी ना हो और मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए। और वहां से मैंने वहां मेहनत शुरू की, उन्नाव सदर सीट से। और वहां मुझे युवाओं का बहुत साथ मिला, बहुत अच्छा मुझे साथ मिला वहां युवाओं का। लेकिन बाय चांस 2017 आते आते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है और हम जैसे युवा फिर बैठे के बैठे रह जाते हैं। हमें चुनाव लड़ने का अवसर मिला, लेकिन हमारी वहां पर 5 से 7 साल की मेहनत रही। वहाँ बहुत अच्छी टीम आज भी मेरी है, बहुत अच्छे युवा, बहुत अच्छे परिवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा उस दौर में सहायता की, साथ दिया, जिसमें मुझे उस ऊर्जा की जरूरत थी कि नहीं, हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने लड़ा दिया। उन्नाव से सर फिर मुख्यालय की ओर आप आ गए, जो है ये कहाँ से प्लान हुआ? देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब आप चुनाव लड़ने की सोचते हैं और जब चुनाव लड़ते हैं तो उसमें दोनों में बहुत फर्क होता है। और पार्टी जिस तरह से सोचती है उसकी सोच का तरीका बड़ा अलग। तो जब देखा गया कि आप निवासी लखनऊ के हैं लेकिन आप उन्नाव जाके आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसी विधानसभा आपको दी जाए जिसपे आप मेहनत कर सकते। तो कांग्रेस के समय में मैं यहाँ से महानगर अध्यक्ष था लखनऊ का, और एक ऐसी सीट जो रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस से जब थी तो उन्होंने यहाँ पर 2012 से 2017 यहाँ विधायक रही। 2017 में वो भारतीय जनता पार्टी में चली जाती और वहां से वो विधायक हो जाती। और इस सीट पे फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में यहाँ से अपर्णा यादव जी चुनाव लड़ी। और फिर मुझे जब रीता जी सांसद हो गई प्रयागराज से, तब मुझे फिर से चुनाव लड़ने का मौका मिला। और वो बाई इलेक्शन था और उसमें भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला कांग्रेस की तरफ से,
हमारे यहाँ के वर्कर्स की तरफ से, हमारी जनता की तरफ से एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला और बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा, और जिससे मुझे धीरे धीरे लखनऊ में फिर और भी नए परिवारों से मिलके उनसे लखनऊ की राजनीति में फिर आप सक्रिय हुए? लखनऊ की राजनीति में पहले सक्रिय थे, जैसे कि मैंने आपसे बताया, क्योंकि पढ़ाई सारी लखनऊ से है जी। तो लखनऊ की राजनीति में सक्रिय थे। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि 2019 के चुनाव के बाद तो फिर थोड़ा देखने का तरीका राजनीति में थोड़ा सा बदला। फिर 22 का दौर आता है सर, आप कांग्रेस के टिकट से ब्रजेश पाठक जी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और एक अच्छा आपको सपोर्ट मिलता है लखनऊ की जनता का, तो सर इस पे कहाँ से मुलाकात हुई, कहाँ से कांग्रेस का टिकट फाइनल हो गया, चुनाव आप लड़ी? मैं बताना चाहूंगा आपको कि माननीय पाठक जी से मेरी ये पहली मुलाकात चुनाव के समय नहीं जी। पाठक जी हम लोग 2004 में जब वो पहली बार सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे, जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग की कर्मभूमि उन्नाव है जी। तो वहां भी कहीं ना कहीं 2004 से उनके संपर्क में हम लोग थे। हमारा एक बहुत अच्छा पारिवारिक रिश्ता उनसे रहा। उनका हमारे निवास स्थान पे आना जाना पहले से था। माननीय गुड्डू त्रिपाठी जी जो पहले MLC थे उन्नाव और लखनऊ के, उनके यहाँ भी पारिवारिक रिश्ता रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो पहली मुलाकात नहीं थी, लेकिन हाँ एक ऐसा जरूर था, क्योंकि मैं चुनाव पहले से लड़ रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैंडिडेट बाद में घोषित किया, तो रहा जरूर कि मेरे सामने पाठक जी हैं। दोनों लोगों से मित्र संबंध भी थे और आप एक दूसरे के पार्टी और विचारधारा के विरोधी थे, चुनाव संबंध भी थे कहीं ना कहीं कह सकते हैं, और बहुत अच्छा चुनाव रहा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाठक जी को भी हम लोग का चुनाव देख के जी, उनको भी अपने छात्र जीवन की याद आ गई जी। चुनाव बड़ा अच्छा था, रिजल्ट चाहे जो भी हो जी। आपको देखिए लड़ने के लिए कहीं भेजा गया तो आपको अच्छी लड़ाई लड़नी है, बिल्कुल आपका लड़ना जरूरी है, तो आपने अच्छी फाइट दी, अच्छी लड़ाई लड़ी। बाकी जो रिजल्ट रहा वो जनता के हाथ में है। जनता राजा है, जिसको चुन के भेजती है विधानसभा में, उनका सेवा करता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि मित्र को देखते हुए आपका कांग्रेस से मोह भंग हो गया या फिर कुछ और कारण थे? कांग्रेस से मोह भंग होने के भी बहुत सारी वजहें हैं। देखिए आप माने चाहे ना माने, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो डिसिप्लिन है, जो कैडर है, वो किसी भी पार्टी में नहीं। और मैं जब महानगर अध्यक्ष था मैं तब से उस चीज को वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। आज जब कांग्रेस का कोई शीर्ष नेतृत्व लखनऊ में आता है तो वहां पर महानगर अध्यक्ष की भी उस मंच पे जगह नहीं जी। लेकिन हम जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते थे कि जब CM या PM लखनऊ आते हैं तो लखनऊ का महानगर अध्यक्ष वो उस मंच पे होता है। तो ये कैडर है, ये डिसिप्लिन है, ये दिखाता है कि कार्यकर्ता को पूछा जा रहा है, कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है। ये एक बहुत बड़ी वजह है, और ऐसी ही बहुत सारी वजहें छोटी बड़ी मिलाकर तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूर होने का और भारतीय जनता पार्टी की तरफ होने का, ये मेरे ख्याल से एक नहीं अनेकों वजह है, जिस वजह से चाहे डिसिप्लिन कह लीजिए, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व का बात ना सुनना कह लीजिए जी, बहुत सारी वजहें हैं जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि मैंने ऑप्ट की। और ब्रजेश पाठक जी के साथ ही आप जो है बीजेपी ज्वाइन करते हैं, साथ में एक जिला अध्यक्ष जी भी होते हैं कांग्रेस महानगर के। क्या दौर था, कौन सा दिन था, थोड़ा यादें सर आप साझा करिए। देखिए ये भी ऑल ऑफ सडन हुआ, कुछ प्लानिंग से नहीं किया गया। नगर निगम चुनाव चल रहे थे और नगर निगम चुनाव में कुछ इस तरह की चीजें हुई कांग्रेस पार्टी में कि जो मेहनत करने वाला आदमी है, जो कार्यकर्ता लाठी खा रहा था, जो कार्यकर्ता दिन रात एक कर रहा था पार्टी के लिए, जब उनको दरकिनार करके बार्शी जी का टिकट उन लोगों को दे दिया गया जो पैसे वाले थे, जो पैसे से टिकट खरीद रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक ये वजह थी कि कार्यकर्ताओं की लड़ाई कह लीजिए कि आपने उनको दरकिनार करके आपने नए लोगों को तुरंत मौका दे दिया, उन लोगों को मौका नहीं दिया जिनके ऊपर 20-30 मुकदमे हैं, जो पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे थे, आपने उनको मौका नहीं दिया, टिकट दे दिया गया था, उनका टिकट काट के उन्होंने दूसरे लोगों को टिकट दे दिया। और इस तरह का वातावरण बना कि बाय चांस मेरी पाठक जी से बात हुई और पाठक जी ने मुझे कहा कि कैसे क्या इरादा है तुम्हारा जी, मुझे पता लगा कि आप पार्टी से नाराज चलते हैं। तो मैंने पाठक जी से एक ही बात बोली कि मैंने कहा
भाई साहब आप हमारे बड़े हैं, कल ही के कल अगर ज्वाइनिंग कराने का, तो ये ओवरनाइट डिसीजन था। रात में हमने डिसाइड किया है, पाठक जी से बात हुई है, अगले दिन सुबह जाकर हमने आपके कुछ साथी भी थे? साथी भी थे, हमारे भाई बंधु हमारे साथ थे। हमारे साथ जो महानगर के अध्यक्ष श्रीवास्तव थे, उनकी भी ज्वाइनिंग फिर अगले एक दिन छोड़ के उनकी भी ज्वाइनिंग हुई। और भी तमाम नेता थे जो हम लोग के साथ आए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्टी छोड़कर हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी गए, मैं कहता हूं कि ये उस पार्टी का बड़प्पन है। हम लोगों को तुरंत जो प्रोग्राम चल रहे थे उस प्रोग्रामों में हम लोग को हिस्सेदार बनाया। हम लोगों ने अपनी टीमें साथ में लगाई। नगर निगम चुनाव समाप्त होते हैं, नगर निगम चुनाव का रिजल्ट आया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 60 से 65 सीटें जीतती थी 110 सीटों में। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो बीता हुआ नगर निगम चुनाव उसमें 80 सीटें दी। मैं नहीं कहता हूं इसका क्रेडिट मुझे दिया जाए, यहाँ मेरे ऊपर क्रेडिट है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा जी सर। मैं लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि हमारा कुछ ना भी गया, हमने 0% किया, लेकिन उन्होंने पीठ थपथपाई। सबने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए तो हम लोग की सीटें 62 से 80 हो गई। इतना कहना ही बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी को दिलकुश सिंह जैसे नेताओं की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी अगर इतना कहना किसी नेता का था तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज थी कि आपके आने पे अगर किसी का 1% भी अगर कोई रिजल्ट में फायदा हुआ है, उन्होंने आपको आपकी पीठ थपथपाई और आपसे धन्यवाद कहा। ये बहुत बड़ी चीज है कि अपना क्रेडिट किसी और को दे। हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन तब भी उन्होंने ऐसा किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी इज्जत मान मुझे और मेरी टीम को दिया। तो ये किसी पार्टी की बस की है नहीं। तो पार्टियां क्या कहती हैं कि तुम्हारे आने से क्या फायदा हुआ, तुम्हारे आने से वो फर्क पड़ा ही नहीं। तो ये ज्यादातर सभी नेता ये कहते हैं, लेकिन तब भी जब सर आप कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे तो सामने एक बड़ा चेहरा था ब्रजेश पाठक, तो कोई डर वर नहीं लग रहा था कि बड़ा चेहरा है? देखिए, मैं कहूंगा जिस कौम से मैं आता उस कौम ने कभी डरना सीखेगी। अच्छा, मुझे जब चुनाव लड़ रहे थे तब मुझे 2-3 लोग मिले, उन्होंने कहा कि पाठक जी डिप्टी सीएम हो जाएंगे। मैंने कहा कि पाठक जी डिप्टी सीएम के सीएम हुए, लेकिन मेरा कर्तव्य है चुनाव लड़ना। मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव का कुछ भी रिजल्ट है, अच्छा है बुरा है, ये नहीं होना चाहिए कि दिलप्रीत सिंह में चुनाव से नहीं। कॉन्फिडेंस था। युवा शक्ति मेरे साथ थी और जितने भी लोग थे डेडिकेटेड थे, परिवार डेडिकेटेड थे। मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरी पत्नी, सबने सहयोग किया और सहयोग बहुत बड़ा था मेरे लिए। परिवारों ने सहयोग किया और जो भी आहुति सब लोग दे सके, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा बड़ा सहयोग किया। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ आपका। और किसी तरह के डर नहीं, जिस तरह से बेबाक आज बोल रहा हूँ उसी तरह से बेबाक तब भी इंटरव्यू दिखता था। पिताजी की चर्चा आपने की। पिताजी आपके भारतीय सिख समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो संगठन बड़े बेहतरीन तरीके से चला। थोड़ा सा सर उस पर आप बताइए क्या। मैं एक वाक्य इसमें जोड़ता हूँ कि पिताजी एक बार हमारे लखनऊ से उत्तराखंड गए जी। तो रास्ते में गाड़ी कुछ गड़बड़ हुई जी सर। अच्छा, जब आप लखनऊ से उत्तराखंड की तरफ जाते हैं तो रास्ते में सीतापुर, शाहजहांपुर क्रॉस करते हुए जाते हैं, तो वहां पर सिख आबादी काफी जी सर। सिख आबादी काफी होने के बाद भी जब गाड़ी में गड़बड़ हुई तो उनका मानना यह था कि मैं वहां खड़ा होकर सोच रहा था कि इतनी सिख आबादी होने के बाद भी मैं यहाँ किसको फोन करूं कि मेरी मदद किया। उस सोच के साथ उन्होंने प्रण किया कि मैं एक ऐसा संगठन बनाऊं जो संगठन सिखों के लिए, पंजाबियों के लिए, परिवारों के लिए वो कहीं भी चले जाए, उत्तर प्रदेश ही उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं जाए, तो संगठन इतना विशाल हो, इतना बड़ा हो कि कहीं जाने पे अगर उनको कोई दुख तकलीफ होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, किसी तरह की समस्या, मदद की जरूरत होती है, उसको मदद की जरूरत होती है, उसको खाली एक किसी भारतीय सिख संगठन के कार्यकर्ता को फोन करना है जी, वो वहां पर सब जो है अवेलेबल कर देंगे। और ऐसा हुआ भी। 3-4 इंसिडेंट हैं, उसमें से एक मैं आपको बताता हूँ। थोड़े दिन पहले का ये मामला, एक एक्सीडेंट हुआ परिवार का। रात में किसी के माध्यम से पिताजी के पास फोन आता है, पता लगता है उनको कि ऐसे कोई एक्सीडेंट हुआ। उनकी 10 मिनट के अंदर अंदर जहां पर उनकी एक जान पहचान उनके लिए 20 लोग
तो ये उनके संगठन की ताकत है और कहीं ना कहीं यही प्रेरणा थी उनकी। और उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश भर में संगठन के माध्यम से समाज की सेवा करने का प्रण लिया था, करके। जी, तो क्या माना जाए आगे चल के डीपी सिंह जी भी संगठन को संभालेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? देखिए फिर वही बात हो जाएगी कि परिवार ही पार्टी और पार्टी ही परिवार। जी, उनका संगठन उनकी मेहनत द्वारा उनके साथियों द्वारा बनाया गया संगठन है, उसमें मेरा किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है। मैं अपना खुद का एक संगठन, आपका एक संगठन चलता है सिक्की मेरी पहचान फाउंडेशन के नाम से मैं एक संगठन चला रहा हूँ। और क्या है सर सिक्की मेरी पहचान संगठन, किस तरह से काम करता है? थोड़ा देखिए, सिक्की मेरी पहचान फाउंडेशन जो बनाने का मकसद था वो ये था कि जब आज की तारीख में हम लोग अपने परिवारों की तरफ देखते हैं तो हम लोग के गुरु हैं गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह तक, वो ज्यादातर हम लोगों को सब पता है, लेकिन सिख हिस्ट्री बहुत बड़ी, बहुत विशाल सिख हिस्ट्री। मेरा एक ऐसा सम्राट था जिसने जो है वो पूरा खालसा राज क्रिएट किया। मैं बात कर रहा हूँ महाराजा रणजीत सिंह। तो जब इतना बड़ा राजपाट रहा हो और इतना बड़ा इतिहास हो तो उसको सिमट के नहीं रह जाना चाहिए। तो इस इतिहास को आगे लेके जाने के लिए हम लोगों ने सिक्की मेरी पहचान फाउंडेशन, पुरातन चीजों को जो है आगे की जनरेशन को बताना कि हमारा सिख इतिहास क्या है, क्योंकि आपको भी मालूम है जिस कौम का इतिहास खत्म हो जाता है वो कौम भी खत्म। बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि पूरा इतिहास हम लोग की आने वाली नस्ल को पता हो कि गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक और गुरु गोविंद सिंह जी के बाद क्या क्या हमारे कौम ने झेला है, कैसे इस चीज को हम लोगों ने अपनी इतनी बड़ी जो रियासत कह लीजिए या जो हम लोग का कौम है, कैसे हम लोगों ने इकट्ठा करके रखी और कैसे इसको इतना बड़ा किया, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने ये संस्था बनाई और हम लोग कई प्रोग्राम इसमें कर चुके हैं। जी, अभी हाल ही में एक प्रोग्राम था सर, उसमें ब्रजेश पाठक जी भी आए। जी, अभी जैसे अभी अप्रैल में हम लोगों ने बैसाखी, पिछले साल भी बैसाखी हम लोगों ने बहुत अच्छी ढंग से मनाई और इस साल भी बैसाखी हम लोगों ने मनाई। सारे बड़े नेताओं ने उसमें आकर शिरकत की और लखनऊ के आसपास के जिलों में भी हम लोग प्रोग्राम को लेके गए। लखीमपुर प्रोग्राम किया, हम लोग ने शाहजहानपुर प्रोग्राम किया, पीलीभीत प्रोग्राम किया। तो धीरे धीरे इस संगठन को लखनऊ से बाहर ले जाने का, उत्तर प्रदेश के बाहर ले जाके फिर खाली हिस्ट्री पे केंद्रित रहकर हम लोग काम कर रहे हैं। प्रोग्राम बहुत हो रहे हैं और मुझे लगता है हम लोग को नेताओं का बहुत सहयोग सपोर्ट मिल रहा है। सुल्तानपुर की सर एक वहाँ आपके जो समाज का स्थापित है उसको लेकर जो है बड़ी चर्चा होती है। सुल्तानपुर का भी एक मामला रहा, वहाँ पे एक आश्रम है जी, आपके समाज का नहीं, हमारे समाज का जुड़ा हुआ समाज है जी। तो उसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी वहाँ पर सुशोभित है वहाँ पर बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पे जो महंत थे जी उनको अब जैसे देखिए कोई भी अन्य समाज का व्यक्ति है या मान लीजिए जिनको नहीं मालूम किस तरह से हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब जी को जीवित गुरु मानते हैं। बिल्कुल, हमारे 11वें गुरु और आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे, हमारा जीवित गुरु जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को हम लोग जो है जीवित गुरु की तरह मानते हैं, हम लोग उनको भोग लगाते हैं। हर वो काम हम लोग जो नया करना चाहते हैं हम लोग उनसे पूछ के करते हैं, उनसे आज्ञा लेकर करते हैं, उनके सामने अरदास करके करते हैं। तो वहां पर कुछ जो है व्यवस्था उनके लिए ठीक नहीं थी, तो हम लोग को जानकारी हुई। तो लखनऊ से और सुल्तानपुर की कुछ संगत मिलकर हम लोग वहां पहुंचे सुल्तानपुर, उस आश्रम में हम लोग महंत से मिले। उस महंत से हम लोगों ने हाथ जोड़ के निवेदन किया। उन्होंने बोला, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, तो उन्होंने भी इस चीज का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बताइए क्या मर्यादा है। उस मर्यादा में हम लोग अब आगे से इसको करने का प्रयास करेंगे और उनके सामने हम लोगों ने पूरी क्रिया की, हम लोगों ने बताया कैसे क्या होता है। और उसी क्रिया में आज भी गुरु ग्रंथ साहिब जी वहाँ सुशोभित हैं, मान जी आज भी उनका सत्कार करते हैं। वहाँ की संगत भी कभी कभी उस आश्रम में जाती है और जाकर वहाँ पे जो भी उनकी तरफ से हो पाता है वहाँ करते हैं। और इस तरह की जानकारी जहाँ भी हमें मिलती है, जहाँ भी हमें पता लगता है कि ऐसा कुछ होता है, वहाँ हम लोग पहुँचने का प्रयास करते हैं। सर 2027 का चुनाव आ गया है, उससे पूर्व भी किसान आंदोलन में आपके समाज के कुछ लोगों का जो दुखद देवसान हो गया था, उनके परिवार को लोगों को बुलाकर अखिलेश यादव जी ने एक सम्मान किया। उनका एक तरीके से कह सकते हैं आंदोलन में शहीद समाज के लोगों के परिवार का जो है सम्मान किया। उसको आप किस नजरिए से देखते हैं
चूंकि एक वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, पूर्व का वीडियो बताया जा रहा है, उसमें पगड़ी और भगवा का अपमान करते नजर आ रहे हैं एक तरीके से अखिलेश। तो इस पर सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अखिलेश यादव जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ क्यों छोड़ के, वो भी मैं आपको देखिए, ये जो पगड़ी है ना जी, इस पगड़ी की महत्व हमसे आप पूछिए क्या है जी। आज इस पगड़ी को धारण करने के लिए हमारे कई गुरुओं ने आहुति दी, अपना बलिदान दिया, उन गुरुओं के परिवारों ने अपना बलिदान दिया, तो इस पगड़ी की कीमत हमारे लिए बहुत बड़ी। फिर उसके बाद कई सिखों ने, आप उसके बाद की मूवमेंट ले लीजिए, चाहे आप बात करिए आज भी सैनिक हमारे जो बॉर्डर पे जी, वो लोग जो है अपने प्राणों की आहुति देते हैं। आप उनसे बोलिए कि ये पगड़ी हटा के हेलमेट लगा लो, तुम्हारा सर बच जाएगा किसी से, तो आपके समाज के लिए एक विशेष छूट है, चाहे वो पुलिस हो, सैनिक हो, या आप स्कूटर पे चल रहे हैं तो हेलमेट के लिए भी आपको देखिए, इसको मैं छूट नहीं कहूंगा जी, मैं इसको छूट नहीं कहूंगा, मैं आपसे बताना चाहता हूँ जी। देखिए, कौन नहीं चाहता अपनी जान की रखवाली या जान मेरी बची रहे। बिल्कुल। अगर मुझे मालूम है कि मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो जाएगा जी, तो ये पगड़ी जो है ये कपड़ा ही तो है, लेकिन हम लोग इसको धारण कर रहे हैं, हम लोग इसको ऐसे धारण करने के हमारे गुरुओं ने आशीर्वाद के रूप हमारे सर पे हाथ रखा जी। हम लोग बॉर्डर पे, हमारे जो सैनिक हैं वो बॉर्डर पे सैनिक गोली खाने से नहीं डर रहा जी, कि हम हेलमेट लगा लें अपने सर को, अपनी जान बचाने के लिए। वो ये पगड़ी बांधते हैं, उनको विश्वास है कि मेरा गुरु मेरा साथ है, और अगर गोली आएगी तो तब भी जो है मुझे कुछ नहीं होगा जी। तो ये एक भरोसा है। बिल्कुल। तो अखिलेश यादव जी की वो पुरानी वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं जी। तो अखिलेश यादव जी को इस पगड़ी का सम्मान नहीं मालूम, वो वोट बैंक कर रहे हैं सर, सम्मान कर रहे हैं आपके समाज का। देखिए, वो सम्मान मैं कह रहा हूँ, देखिए दिखावा करना और सम्मान करना जो अलग अलग बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपसे बोला कि बाकी आप पार्टियों को अलग कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को इसमें मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, उसकी वजह भी सुनिए। हम लोग जो है अरदास करते हैं रोज, जो सिख है परिवार है, गुरुद्वारे हैं, वो एक अरदास करते हैं कि हम लोग के पंथ, हम लोग के जो पंथ है, हम लोग से जिन गुरुद्वारों को दूर रखा गया, जैसे मान लीजिए बॉर्डर ननकाना साहब की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान, तो हम लोग में एक अरदास में कहा जाता है कि हम लोग पंथ को जिससे छोड़ा गया उस पर हमें दर्शन का, दीदार का मौका हम लोग को खुला मिलना चाहिए। तो वो जो कॉरिडोर बना करतारपुर, वो मोदी जी की देन कि हम लोग जो है जब अब चाहते हैं वहां दर्शन करने के लिए। पहले क्या होता था, आज से मैं 10 साल पहले की बात करूं तो 10 साल पहले सामने जो गुरुद्वारा साहब जी, उस गुरुद्वारे में एक दूरबीन लगी, तो अगर आपको उस गुरुद्वारे के दर्शन करने हैं और वहां जा नहीं पा रहे हैं तो आप उस दूरबीन के माध्यम से उस गुरुद्वारे के दर्शन करते हैं। लेकिन आज उस कॉरिडोर के बनने के बाद हम लोग के जो सिख समाज के लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो जाकर दर्शन करते हैं। फिर दूसरी बात, देखिए यहाँ दिखावा नहीं हो रहा, मैं वो जाके मंचों पे बता नहीं रहे हैं कि सिखों के लिए हमने क्या किया, पगड़ी नहीं पहन रहे हैं, क्या क्या नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि आप बात करिए जो हम लोगों के जो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे, वीर बाल दिवस आज तक तो नहीं मनाया गया, बहुत साल हो गए, और कोई छोटी मोटी कुर्बानी नहीं थी। 4 साहिबजादों की कोई छोटी मोटी कुर्बानी नहीं थी। अब क्यों मनाया जाता है? क्यों? क्योंकि इस सरकार की ये कहीं ना कहीं पहल है कि उन लोगों को जिन्होंने बलिदान दिया, जैसे गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु, उन्होंने बलिदान किया अपना, गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार जो है इसमें चला गया देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, तो उन लोगों के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो वीर बाल दिवस के अपने 4 साहिबजादों के बारे में पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वो बखान कर रही है जाके बूथ लेवल पे कि छोटे साहिबजादे कौन थे, जिनको नहीं मालूम उनको भी पता। तो देखिए, ये ऐसे काम है जो काम उन्होंने किए सिखों के लिए, और उन्होंने दिखावा नहीं किया। वो खाली पगड़ी लगा के उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपके साथ हूँ, आपके कार्यक्रम, उन्होंने सिखों के लिए करने का प्रयास किया। इसलिए भी कहीं ना कहीं ये भी एक वजह थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ इंक्लाइन होने की कि नहीं, ये पार्टी जो हमारे समाज को लेकर चले, ये नहीं कि अखिलेश यादव जी काम खत्म हो गया कि उन्होंने टोपी की तरह, टोपी नहीं है ये, पगड़ी तो उतार के उन्होंने साइड में रख दिया। जो भगवा कपड़ा आप कहते हो, जिसे हम लोग उसको सरोपा कहते हैं, वो सरोपा कोई छोटी मोटी चीज नहीं, वो शहादत की निशानी है।
तो उसको अगर आपके गले में डाला तो उसको भी आप ऐसे किनारे कर दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है जो खाली वोट बैंक के लिए चमकाई जाती है। उनको सिखों के वोट से मतलब है, उनको उसके सम्मान से मतलब है। आजकल भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही तो उन्होंने तो कुछ किया सिखों के लिए। अब समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी उन्होंने क्या किया, तो उनके पास बखान है कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया। तो मैं तो कहूंगा सीधा सीधा खाली वोट बैंक का मामला और किसी तरह का कोई मामला ही नहीं। पंजाब में सर आपके समाज के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और वहां पर भी बहुत बाढ़ से लोग प्रभावित हैं समाज को, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक दुखद विषय है जहां पर पंजाब जो पूरे देश को और विदेशों तक भी जो अनाज जाता है वो बहुत बड़ी गिनती है जो हरियाणा पंजाब से आता है। जी। पंजाब में आपदा आई, बहुत सारे लोग उससे ग्रसित हुए, बहुत सारे परिवार उससे ग्रसित हुए। मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। हम लोग भी प्रयास करते हैं कि किसी तरह हम लोग उनके दुख में शरीक हो सकें। और वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के आर्टिस्ट हैं, जो वहाँ के आम लोग हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, उन्होंने वहाँ पर कुछ देने का प्रयास किया। सारे एक्टर्स सामने आए, सारे सिंगर्स सामने आए, उन्होंने वहाँ पर बहुत कुछ किया। उसके बाद भी एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये है कि अभी पानी धीरे धीरे जब उतर रहा है, उसके बाद वहाँ की समस्या कैसे होगी, तो उसका हल करने के लिए मोदी जी वहाँ गए। वहाँ जाके उन्होंने जायजा लिया पूरी स्थिति का और 1600 करोड़ का पैकेज भी दिया। और वो पैकेज ऐसा नहीं कि एक बार दिया तो उसके बाद जो है कुछ होना नहीं है। अगर वहाँ के लोगों की, जैसे शिवराज जी भी गए, वहाँ के हमारे सीनियर नेता हैं तरुण चुग्गी, वो भी वहाँ गए, तो वहाँ पर स्थिति अंडर कंट्रोल आते आते जो भी और हो सकता होगा वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा। अब ब्रजेश पाठक जी आपके साथ हैं और आप मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, तो 2027 में आप क्या देख रहे हैं और डीवी सिंह जी कहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? क्योंकि जो आपकी पुरानी सीट थी उस पर आपके मित्र का कब्जा है। मित्र नहीं, बड़ा भाई कहूंगा उनको जी। और देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है। अब इसमें अब पहले भी हम लोग पार्टी से बंधे थे और अभी भी हम लोग पार्टी से बंधे हैं। पार्टी जहां ड्यूटी लगाए वहां करने को तैयार है। आज भी पार्टी के जैसा जैसा दिशा निर्देश होता है वैसे वैसे हम लोग काम करते हैं। कहीं पर भी जाना है आना है वो कार्यक्रम है, वहां भी जाके कार्यक्रम करते हैं। मैं पार्टी का एक सीरियस वर्कर हूँ। पार्टी को अगर लगे कहीं चुनाव लड़ाना है, पार्टी के ऊपर पार्टी का चुनाव नहीं लड़ना है, तब भी जो कहेंगे करने को तैयार हूँ। और जैसा जैसा चलता है, मान लीजिए पार्टी भी चुनाव लड़ते, पार्टी भी चुनाव लड़ाएंगे, और अगर कोई और लड़ता है किसी और को लड़ाएंगे। अगर पार्टी कहती है आप कहीं से चुनाव लड़ना, मान लीजिए चुनाव लड़ाएंगे, तो पार्टी जैसा कहेगी वैसा करने को तैयार। कांग्रेस के कुछ नेताओं से बातचीत है? कांग्रेस में नेता नहीं, बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जो साथ में काम किया, वो आज भी हम लोग की कभी बात होती है। और मतलब पॉलिटिकली नहीं, लेकिन हाँ हंसी मजाक आपस में करते हैं। एक रैपिड हम लोग खेलेंगे, उसमें 2 नाम देंगे, उसमें से आपको लेना है कि बेस्ट इसमें आप फंसाएंगे मुझे। आपको कांग्रेस पार्टी की सबसे अच्छी नेता कौन लगती है? प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी? देखिए, मैं कहूंगा कि आप मुझे इस चक्कर में ना फंसाए। देखिए, आप नाम भारतीय जनता पार्टी के बारे में, फिर भी सर एक अपना, देखिए मैं राजनीतिक जो समझ है आप उस हिसाब से बताइए। देखिए, वहां पर बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं जी जो जमीनी तौर पे काम कर रहे हैं, जिनकी कोई पूछ नहीं। और मुझे लगता है कि अगर आप उनके नाम अगर किसी एक्सप्लेन नहीं करना है सर, 2 नाम में एक नाम आपको चूज करना है। एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जैसे वर्कर हैं जी, उसी तरह के कई वर्कर हैं जो कांग्रेस में हैं। और मेरी कोशिश है कि वो जो वर्कर हैं उनको मैं किस तरह भारतीय जनता पार्टी में ले आऊँ और उस पर हम लोग कहीं आगे चर्चा करेंगे। नेता बहुत है, अपने अपने हिसाब से सब अच्छे हैं, किसी में बुराई है तो किसी में अच्छाई ज्यादा है, किसी में अच्छाई किसी में बुराई ज्यादा है, तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा। दिलप्रीत जी काफिला पसंद करते हैं? क्योंकि आजकल काफिले का प्रचलन बहुत हो चुका है, 10-10 गाड़ियों का काफिला हो तभी वो व्यक्ति नेता माना जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि जनता को सोचना चाहिए कि आपको सेवक चाहिए या आपको ऐसा व्यक्ति हो यूथ आप पहुंच ही ना सको। यूथ जो है वो रेल्स की तरफ जा रहा है, उसको भोपाल गन्ना। लेकिन फिर मैं कहूंगा राजनीति को सिंपल जितना रखेंगे उतना अच्छा है। भोपाल बनाने के लिए आप जो है 10 दिन आप 10 गाड़ी लेके पूरे क्षेत्र में घूम लीजिए, आपका भोपाल हो जाएगा।
लेकिन वो कितना कारगर है वो नेता, वो तो जनता को देखना है, वो उस व्यक्ति को देखना, उस युवा को देखना है कि मेरा वो काम करेगा कि नहीं करेगा। मुझसे मिलने, अब मान लीजिए कि आपने भोकाल भोकाल में आदमी जिता दिया, तो उसके बाद फिर आप मिलने जाओ तो वो मिले ना। तो ये सीख जो है युवाओं को जल्दी से, मैं छोटी सी बात करता हूँ, जो जनता है वो एक्टर्स को नेता बना देता है। कोई एक्टर है, बड़ा एक्टर है, उस एक्टर को जिता के उसने लोकसभा या विधानसभा भेज दिया। अब लोकसभा और विधानसभा भेजने के बाद वो आपसे मिलता नहीं, आपके पार्टी में बहुत नेता है, फिर आप कहते हो कि भैया वो मिलता नहीं, क्यों मिलेगा भाई, उसकी फील्ड अलग है, आप नेता को चुनिए। अब अभिनेता मत चुनिए, अब नेता चुनिए जो आपके बीच का हो, जो जमीन से जुड़ा हो। बीजेपी में सबसे अच्छा नेता कौन लगता है आप, बीजेपी जिसे आप सीखते हैं? देखिए मोदी जी, अमित शाह जी बहुत अच्छी वर्किंग है उनकी, ग्राउंड लेवल उनको मालूम है, क्योंकि वो ग्राउंड से चले हैं, उनको मालूम है। देखिए वो बैठे बैठे नहीं मिला, उन्होंने बड़ी मेहनत की, उन्होंने जमीनी तौर पे काम किया। तो अगर जमीनी तौर पे काम करने के बाद व्यक्ति वहां पहुंचा है तो उसे सीखना चाहिए किस तरह वर्किंग करनी है। और मैं भी कहीं ना कहीं, देखिए मेरे पूरे परिवार में कोई राजनीतिक नहीं, मेरे पिताजी विरासत में नहीं मिली, विरासत में नहीं मिली, मेरे पिताजी भी सेवा रूप में कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो एक संगठन बना के अपने कौम के, अपने लोगों की सेवा करने में लगे, और मैं धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचा हूँ। कहीं ना कहीं ऊपर वाले की देन थी और हमें ऐसा मौका मिला। हमें राजनीति परिवार से नहीं मिली, या हमें पीछे जो है विरासत में नहीं मिली, हम लोग जो भी बन पाए अपने बलबूते पे। राहुल गांधी जी कैसे नेता? फिर देखिए अभी आप सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से निकले, अब आप राहुल गांधी पे आ गए। मैं उनके बारे में क्या कमेंट करूँ, आपको सब मालूम, साथ रहे हैं आप, पार्टी की राजनीति के, कुछ तो अनुभव होगा सर। देखिए मुझे लगता है कि अगर वो अपने दिमाग से चलेंगे तो कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। वो इधर उधर सलाहकार अच्छे भी हो, नहीं भी अच्छे, लेकिन अब विवेक नहीं गया। देखिए सलाह तो हमें भी लोग देते हैं, सलाह तो आपको भी लोग देते होंगे कि आप प्रोफेशन ये नहीं, आप ये चूज करते, लेकिन सलाह देने से काम नहीं चलता। मुझे अगर कोई सलाह दे रहा है तो फिर मेरा विवेक है कि मुझे क्या काम करना है। 27 में चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, बहुत कड़ा चुनाव ऐसा माना जा रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ेगी, तो बीजेपी को कहाँ आप देख रहे हैं? देखिए मैं आपसे छोटी सी बात कहूँ, भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग जमीनी तौर पे कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसका उदाहरण दे दूँ। हैट्रिक होगी बीजेपी? हाँ बिल्कुल होगी, और बहुत अच्छी होगी। पिछली बार 22 वाला रिकॉर्ड चेहरा वही होगा पुराना, बिल्कुल होना चाहिए। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, महाराज जी आज की डेट में सभी सारे किसी भी मुद्दे पे देखिए उठा के, और महाराज जी यहाँ की पसंद है, महाराज जी बिल्कुल महाराज जी। मैं छोटी सी बात करूँ, देखिए कि यहाँ केंद्र में सरकार में होने के बावजूद और प्रदेश में सरकार में होने के बावजूद भी अगर पार्टी और पार्टी के वर्कर लगातार जनता से टच में, ये काम विपक्ष करते हैं। अगर विपक्ष को इतना ही लोगों का ख्याल है या इतने ही मुद्दे सरकार के खराब लग रहे हैं, तो इन मुद्दों को लेके जाए ना जनता के बीच। पक्ष भी हम ही है, विपक्ष भी हम ही।